गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है खन्ना क्लासेस पर। और हम आज लेकर आए आपके लिए वीडियो लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 10 का अध्याय तीसरा, जिसमें टॉपिक पढ़ेंगे भारत के विशिष्ट उद्योग पार्ट 2। पार्ट 1 में हम कृषि आधारित उद्योग, कृषि मूल्य संवर्धन और सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम और उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतना आपको करना है, केवल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको सारी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आपको कहीं भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में लिख कर आप हमें बता सकते हैं। तो पहले हम उसको समझा देंगे, फिर आपको आगे का पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। देखिए, आज हम पढ़ेंगे खनिज आधारित उद्योग कि खनिजों से कच्चा माल प्राप्त करने वाले प्रमुख उद्योगों में लोहा, इस्पात, सीमेंट, धातु आदि उद्योग हैं। संपूर्ण औद्योगिक संरचना में लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग की संज्ञा प्राप्त है। यानी कि हम खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करेंगे और उनसे हम उत्पादन करेंगे विभिन्न विभिन्न वस्तुओं का। तो इस औद्योगिक संरचना में सबसे ज़्यादा लोहा है और लोहे की उपयोग ज़्यादा है, तो इसलिए लोह इस्पात को आधारभूत उद्योग की संज्ञा दी गई है। प्रश्न आ सकता है कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं लोह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। अतः यहाँ हम विशिष्ट उद्योग के रूप में लोह इस्पात उद्योग का अध्ययन करेंगे। तो लोहा इस्पात उद्योग, लोह इस्पात आज के उद्योग जगत में भौतिक सभ्यता की रीढ़ है। मानव उपयोग की छोटी से छोटी वस्तु जैसे सुई, कील, पिन आदि से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुएं जैसे मोटर, रेल, कल कारखानों की मशीनें आदि का निर्माण बिना लोहा इस्पात के संभव नहीं है। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग है जिस पर राष्ट्र का आर्थिक विकास निर्भर करता है। प्राचीन काल में भारत में लघु उद्योग के रूप में था। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित लगभग 1500 वर्ष पुराना मेहरौली लोह स्तंभ भारत में इस उद्योग की प्राचीनता का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत में बहुत पहले भी लोहा का उपयोग होता था, क्योंकि 1500 वर्ष पुराना एक स्तंभ बना हुआ लोहे का, यानी लोहा तब भी था, तब भी हमने उसका उपयोग किया। तो स्पष्ट दिखाता है कि प्राचीन काल से इसका उपयोग चला आ रहा है। आधुनिक स्तर का पहला लोहा इस्पात कारखाना भारत में 1830 में तमिलनाडु राज्य के पोर्टो नोवा नामक स्थान पर स्थापित किया गया। पहला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया? तमिलनाडु में। कब? 1830 में। बृहद पैमाने पर भारत का प्रथम लोहा इस्पात कारखाना 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा झारखंड राज्य के साक्षी नामक स्थान पर खोला गया। इस स्थान को जमशेदपुर कहा जाता है। जो दूसरा बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पे तमिलनाडु में लोहा कारखाना खोला गया, बड़े पैमाने पर झारखंड में जमशेदपुर जगह पर कारखाना खोला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उस उद्योग के क्रमबद्ध तीव्र विकास के प्रयास किए गए। यह उद्योग सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों में विकसित हुआ। भारत सरकार ने इस उद्योग में समन्वय स्थापित करने हेतु स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना की गई, जो विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था है। यह भारत में लोहा इस्पात उत्पादन में समन्वय व नियोजन का कार्य करती है। अब उद्योगों का हम केंद्रीकरण देखें। उद्योगों का केंद्रीकरण, भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चे माल के क्षेत्रों में केंद्रित है। कच्चे माल के क्षेत्रों में इस उद्योग की स्थापना का प्रमुख कारण इस उद्योग द्वारा अशुद्ध कच्चे माल का उपयोग करना है। इस उद्योग में लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, चूने के पत्थर, डोलोमाइट को प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सभी वजनी मूल्य में सस्ते और अशुद्धता से भरे हैं। जितने भी पदार्थ हैं, एक तो वजनदार होते हैं, वेट बहुत ज़्यादा होता है, सस्ते भी मिलते हैं और अशुद्ध भी होते हैं।
इसलिए ये प्राप्ति स्थान के समीप ही इस्पात कारखानों की स्थापना को आकर्षित करते हैं। जैसे जहाँ पे ये चीज़ें निकलती हैं खनिज ज़मीन से, वहीं पर हम इस्पात कारखाने लगाएं, क्योंकि बहुतायत मात्रा में हैं, सस्ते भी हैं, लेकिन अशुद्ध बहुत हैं, तो इनको वहीं पे शुद्ध किया जाता है। हमारे देश में लोहा इस्पात उद्योग के केंद्रीकरण को कच्चे माल के अलावा परिवहन सुविधाओं ने भी प्रभावित किया। कोयला व लोहा इस्के की खानों के मध्य रेल सुविधा प्राप्त स्थान इसी कारण इस उद्योग के केंद्र बने हैं। सस्ते परिवहन के कारण तटीय क्षेत्रों में भी यह उद्योग केंद्रित हैं। यह उद्योग मुख्यतः 4 क्षेत्रों में केंद्रित हैं। देखो बताते हैं। कोयला क्षेत्रों में स्थित इस्पात केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं? बरनपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो। और लौह अयस्क क्षेत्रों में स्थित इस्पात केंद्र कोयला का कहाँ कहाँ काम होता है वो ये लिखे हुए हैं। लौह अयस्क के लिए इस्पात केंद्र कहाँ कहाँ हैं? भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर, चंद्रपुर। ये लौह अयस्कों के समीप स्थित हैं। कोयला व लौह अयस्क के बीच जोड़ने वाले परिवहन सुविधा प्राप्त स्थानों पर स्थित इस्पात केंद्र यह है जमशेदपुर, जहाँ से परिवहन सुविधा अच्छी है। और कोयला और लौह अयस्क के बीच में एक कड़ी का काम करता है। तटीय सुविधा स्थल पर स्थित इस्पात केंद्र, जहाँ समुद्र है, तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे कहाँ पे इस्पात केंद्र खोला गया है? विशाखापट्टनम में। आगे बढ़े तो जमशेदपुर में स्थापित लौह इस्पात का कारखाना टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जाना जाता है। यह भारत ही का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। कौन? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कहाँ पे? जमशेदपुर में। इसमें इस्पात के साथ गार्डर, सलाखें, चादर, रेल पटरियाँ और कांटेदार तार बनाए जाते हैं। अब देखो इस्पात कहाँ कहाँ है और क्या क्या खूबी है, हम देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, कहाँ पर लगी है? जमशेदपुर में। राज्य झारखंड, विशेषता सबसे बड़ा कारखाना है। अगला है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, बर्नपुर में है, पश्चिम बंगाल राज्य में है। कुल्टी और हीरापुर में 2 शाखाएं हैं इनकी। तीसरा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, ये भद्रावती कर्नाटक में है। एक है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से बना है। ठीक है। और देखिए कहाँ कहाँ है। भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई दुर्ग में है, छत्तीसगढ़ में, रूसी विशेषज्ञों के सहयोग से बना है। अगला है इस्पात कारखाना दुर्गापुर में, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये दुर्गापुर में बना है, पश्चिम बंगाल राज्य में है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित है। लौह इस्पात कारखाना सलेम में बना है, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बना हुआ है, केंद्र व राज्य का संयुक्त उपक्रम है। बोकारो इस्पात कारखाना बोकारो में है, बोकारो झारखंड राज्य में आता है। आधुनिकतम तथा इसकी आरसीसी चिमनी एशिया में सबसे ऊंची है। विजयनगर इस्पात कारखाना हॉस्पेट कर्नाटक में बना है, पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित है। अब लौह इस्पात का उत्पादन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लौह इस्पात उद्योग के व्यवस्थित विकास से उत्पादन में निरंतर उन्नति हुई है। उत्पादन तो बढ़ेगा जब हमारे इतने इस्पात कारखाने आ जाएंगे। जैसे हमारा पहले एक इस्पात कारखाना था, अशुद्ध लोहा बहुत मिल रहा है। अब एक कारखाना कितना शुद्ध लोहा बनाएगा? कम बनाएगा, तो कम यूज होगा। लेकिन जब हमारे 10 इस्पात कारखाने खुल जाएंगे, अशुद्ध लोहा मिलेगा, और 10 इस्पात कारखाने जब काम करेंगे तो हमको बहुत मात्रा में शुद्ध लोहे की प्राप्ति होगी। इसी वजह से 1970-71 में 70 लाख टन से बढ़कर 2005-06 में 492 लाख टन हो गया था। इस्पात उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 9वां स्थान है। उस उद्योग से भारत में 5 लाख से अधिक मनुष्य प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम वन आधारित उद्योगों की। वन प्रकृति की अमूल्य देन है, जिनसे हमें लकड़ी, लाख, गोंद, राल, छाल, पत्तियां, फल, औषधि आदि अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। वनों से प्राप्त इस सामग्री से कई उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। कागज, फर्नीचर, माचिस, रबड़, रेशम आदि उद्योग वन आधारित उद्योग हैं।
यहाँ वन आधारित विशिष्ट उद्योग के रूप में कागज उद्योग का विवरण दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोपज और लघु और कुटीर उद्योग क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। हमारे मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान वनोपज प्राप्त होती है, जिससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की आय प्राप्त होती है। राज्य सरकार ने कई योजना चलाई हैं। इनमें अधिकांश वनोपज का संग्रहण करवाकर सरकार उसका उपयोग करती है। वनवासियों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि कुछ उपजों का उपयोग कुटीर और लघु उद्योगों को स्थानीय स्तर पर स्थापित करने, संचालन करने में किया जाए। वनवासियों के विकास कब होगा? जब वन की जो चीज़ें हैं उनको हम कुटीर और लघु उद्योगों के रूप में वनवासियों को देंगे। इस प्रकार वहाँ के निवासियों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति हो सकेगी। प्रमुख रूप से निम्नलिखित वे वनोपज हैं जिसका उपयोग कच्चे माल के रूप में करके स्थानीय तौर पर कुटीर लघु उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। अब लघु और कुटीर उद्योग भी अर्थव्यवस्था के विकास का आधार होते हैं। कुछ उद्योग कृषि एवं वनोपज पर आधारित होते हैं। इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कृषि उपज और वनोपज के रूप में प्राप्त होती है। देखिए, लघु उद्योग कुटीर उद्योग स्थापित करने हैं तो हमको कच्चे माल चाहिए। कच्चा माल हमको कहाँ से मिलेगा? वनोपज से मिलेगा। वन से जो चीज़ें उपजेंगी उनसे मिलेगा या कृषि उपज से मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लघु उद्योग वनोपद्योग खोल सकते हैं। राज्य में मध्य प्रदेश राज्य में फैली हुई वनी संपदा को दो समूह में बांटा गया है। प्रधान वनोपज किसको बोलते हैं? जैसे सागौन हमको वन से मिलता है, साल, बांस, तेंदुपत्ता। गौण वनोपज जैसे खैर, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, लाख, गोंद, भिलावा, अचार, चिरौंजी, महुआ। तो वनों में रहने वाले हमारे वनवासियों एवं गांवों में रहने वाले ग्रामीणों के क्षेत्र में उद्योग धंधों की कमी है। इस कमी को वनोपज आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रारंभ कर दूर किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और लोगों की आय व जीवन स्तर में वृद्धि हो सकेगी। तब ही भारत पूर्ण रूप से खुशहाल और संपन्न देश कहला सकेगा। अब देखिए वनोपज कौन कौन से हैं? बांस, महुआ, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, रीठा सिकाकाई, लाख, भिलावा, शहद, गोंज, चिरौंजी। ये सब वो चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके ग्रामीण वनवासी अपने लघु उद्योग खोल सकते हैं और जैसे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। जैसे मैं एक दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा एग्जाम्पल, बाकी आप लोग चलिए मैं ही करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देता हूँ पूरा। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे सरकारी प्रयास, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। फिर कागज़ उद्योग, उद्योगों का केंद्रीकरण। इतना हमको इस क्लास में पढ़ना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं अब बांस। तो प्राचीन काल से हमारे देश में बांस का उपयोग घर बनाने में होता आया है। इसके अतिरिक्त बांस का उपयोग कुटीर उद्योगों के रूप में भी किया जाता है, जैसे चटाई बनाने, टोकरी, सोफा, शो पीसेस, गमला स्टैंड, चम्मच स्टैंड, लेफ्ट सेट जैसे कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कार्य कुटीर और लघु उद्योग स्थापित करके किया जा सकता है। आवश्यकता है इसका थोड़ा आधुनिकीकरण किया जाए। बांस उत्पादक क्षेत्र जैसे बालाघाट, सिवनी, मंडला, सागर, भोपाल आदि में इसके विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य हेतु अलग अलग लघु कारखाने उद्योग स्थापित किए जाएं। जैसे महुआ की बात करें तो मध्य प्रदेश के जंगल में महुआ बहुतायत मात्रा में प्राप्त होता है, बहुत मात्रा में महुआ मिलता है। वो तो आदिवासी स्त्रियां व बच्चे महुआ के मौसम में सुबह सुबह जंगलों में गीत गाते हुए जाते हैं और इन्हें बीनकर लाते हैं और सुखाकर बेचते हैं। तो महुआ का फूल और फल जिसे गुल्ली कहते हैं, दोनों का उपयोग किया जाता है। फूल को सुखाकर गुल्ली से तेल निकाला जाता है। मज़े की बात यह है कि तेल निकालने के बाद बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ भी बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, आंवले की बात करें, आंवला तो मध्य प्रदेश के वनों में आंवला के बहुत वृक्ष भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम सभी जानते हैं आंवला विटामिन सी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
इसके उत्पाद कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से तैयार किए जा सकते हैं। आंवले को सुखाकर सूखा आंवला, आंवले का चूर्ण, मुख्य शुद्धि के रूप में नमक व मसाले के साथ सुखाकर पाचक गोलियां बनाकर अचार बनाकर व्यापार किया जाता है। यह आय व रोजगार को बढ़ाने का आसान तरीका है। अब बात करते हैं हर्रा। तो हर्रे का उपयोग दवाई और चर्म शोधक के रूप में किया जाता है। राज्य सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से इसका संग्रहण करवाती है। संग्रहण के साथ साथ, संग्रहण माने होता है इकट्ठा करवाना, ठीक है। इकट्ठे करवाने के साथ साथ उपज का कुछ भाग संग्रहणकर्ताओं के द्वारा स्वयं सीधे उपभोक्ता को बेचकर आय कमाने के लिए रहने देना चाहिए, ताकि वे अपने कुटीर और लघु उद्योग में उसका उपयोग कर सकें। फिर एक बहेड़ा। मध्य प्रदेश में बहेड़ा अभी प्रमुख वन उपज है। हर्रा, बहेड़ा, आंवला का उपयोग करके बड़ी कंपनियां त्रिफला चूर्ण तैयार करके खूब कमाई करती हैं। यदि उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो स्थानीय स्तर पर भी त्रिफला चूर्ण तैयार किया जा सकता है। जैसे रीठा, सीकाकाई। रीठा, हमारे राज्य में वनों में रीठा और सीकाकाई भी बहुत मात्रा में है। तो आंवला, रीठा और सीकाकाई को सुखाकर सिर धोने हेतु प्राकृतिक पाउडर तैयार करने हेतु उद्योग चलाए जा सकते हैं। हम लाख की बात करें। लाख मुख्यतः पलाश, कुसुम, बेर आदि वृक्षों पर रहता है तथा इस कीट से लाख प्राप्त होता है। लाख का उपयोग खिलौने, चूड़ियाँ, चपड़ी आदि बनाने में किया जाता है। प्रदेश में लाख बनाने का शासकीय कारखाना उमरिया में है। मंडला, जबलपुर, सिवनी, होशंगाबाद आदि वनों में लाख का मुख्य रूप से संग्रह होता है। अतः आवश्यकता है कि इन क्षेत्रों में भी छोटे छोटे लघु उद्योग लगाए जाएं, ताकि यहाँ के निवासियों को भी अच्छा रोजगार प्राप्त हो सके। ऐसे भिलावा होता है, शहद, गोंद, चिरौंजी, सब चीज़ें आप इसको देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सरकारी प्रयास। सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, इस संघ, चलिए सरकारी प्रयास का हम एक दूसरा वीडियो बना देंगे अगले नंबर का। सरकारी प्रयास हम उसमें पढ़ लेंगे। यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। चलिए हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।